हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संगम लिटरेचर या संगम साहित्य को डिस्कस करने वाले हैं। संगम लिटरेचर साउथ इंडिया की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में एक पीरियड स्टार्ट हुआ था जिसको मेगालिथिक पीरियड बोलते हैं। मेगालिथिक पीरियड ऐसा पीरियड था जिसमें वहाँ के जो लोग थे वो कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थरों को रखते थे और उन कब्रों को मेगालिथ बोला जाता था, इसलिए इस काल को मेगालिथिक पीरियड बोलते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे सिविलाइजेशन या सभ्यता का आरंभ हुआ और फिर एक राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हुई। और वो जो राज्य निर्माण की प्रक्रिया थी उसी का जो आरंभिक हमें साक्ष्य मिलता है वो संगम लिटरेचर से मिलता है। अब ऐसा नहीं कि जो अगर हम आधुनिक स्टार्टिंग के जो राज्य हैं उनकी बात करें तो उसमें आपको चोल, पांड्य और चेर इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके बारे में जो जानकारी के सोर्स हैं सिर्फ संगम लिटरेचर नहीं है। हालांकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो संगम लिटरेचर है, बट इसको जानने के और भी सोर्स हैं। जैसे अगर हम देखें कि इन राज्यों के बारे में अगर हमें जानकारी के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनको अगर हम देखें, सोर्सेस को अगर हम देखें या स्रोतों को देखें तो हमें बहुत सारे सोर्सेस से इनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम देखें, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जैसे अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। कौन सा नंबर? नंबर सेकंड एंड नंबर 13। नंबर 13 इनसे हमें जानकारी मिलती है, यानी कि अशोक के बृहद शिलालेख दूसरा, सेकंड और 13 से। हालांकि इन अभिलेखों में अगर आप देखें तो चोल, चेर और पांड्य के अलावा एक और भी राज्य के बारे में बताया गया है, सात्यपुत्र, बट अभी तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज की इंडिका में भी, कि इंडिका फेमस बुक है उसकी इंडिका, उसमें मैगस्थनीज ने खासकर पांड्य राज्य के बारे में बताया है कि जो पांड्य राज्य है वो मोतियों के लिए फेमस है और एक महिला के द्वारा शासित है। इससे हमें ज्ञात होता है कि ये जो राज्य होगा ये मात्र सत्तात्मक प्रभाव यहाँ पे रहा हो। इसके अलावा अगर हम सोर्सेज में देखें तो एक महत्वपूर्ण सोर्स है खारवेल का, सॉरी, खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। इसमें भी बात की गई है किसकी? तमिल किंगडम्स की, कि कुछ तमिल किंगडम्स है उनके बारे में, यानी कि तमिल राज्यों के बारे में इसमें भी बात की गई है। इसके अलावा एक बहुत सारे फॉरेन राइटर हैं जैसे स्टैबो, प्लिनी, टॉलमी, इन्होंने भी इन सदर्न स्टेट्स के बारे में बताया कि इनके जो ट्रेड रिलेशन थे वो रोमन एम्पायर से थे। तो इस तरीके से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। बट जो मेन सोर्स है वो संगम लिटरेचर है। सबसे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिलती है या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर को अगर हम देखें तो 300 BCE से 300 CE तक का जो पीरियड है उस पीरियड को संगम एज बोलते हैं। और इस पीरियड में संगम युग भी बोलते हैं, संगम काल या संगम एज। और इस पीरियड में जो भी लिटरेचर लिखा गया उसको संगम लिटरेचर बोला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो संगम जो वर्ड है वो कहाँ से आया? तो जो संगम वर्ड है, संगम का मतलब वैसे क्या है? संगम, इसका लिटरल जो मीनिंग है वो है असेंबली ऑफ पोइट्स, असेंबली ऑफ पोइट्स, यानी कि कवियों का सम्मेलन, कवियों का सम्मेलन। तो कवियों का सम्मेलन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये जो सम्मेलन थे ये हजारों साल तक चले और इसमें कई कवियों, राजाओं ने भाग लिया। खासकर इनको जो संरक्षण प्रदान किया था वो पांड्य शासकों ने प्रदान किया था। और पांड्य शासकों के काल में के राज्य में ये सारे संगमों का ऑर्गेनाइजेशन किया गया और इसी में जो रचना हुई वो रचना
संगम लिटरेचर या तमिल लिटरेचर उसको बोला जाता है। और अगर हम वहाँ की लैंग्वेज में देखें तो संगम को मुशंगम भी बोला जाता है, मुशंगम, मुशंगम भी इसको कहा जाता है, मुशंगम, कई जगह पे मुशंगम भी लिखा हुआ। तो इस कुल मिला के आपके 3 मुशंगम हुए थे, 3 संगम हुए थे, जिसमें लिटरेचर का कंपाइलेशन किया गया। उसी लिटरेचर को आज हमने डिस्कस करना है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। ये जो तमिल किंगडम है, सदर्न इंडिया का स्टार्टिंग का लिटरेचर है, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे और भी लिटरेरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, बट उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 300 BC से 300 CE, यानी कि 1000 साल का जो पीरियड था, उसके बीच में क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ संगम लिटरेचर पे होगा। तो जैसे मैंने बताया कि कुल मिला के क्या थे, 3 संगम हुए थे, 3 संगम या 3 मुशंगम हुए थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो 3 संगम हुए थे, 3 संगम ये मेनली जो पांड्य किंगडम था, मैंने बताया था कि पांड्य शासकों ने इनको ऑर्गेनाइज किया था। और इन संगमों में मेनली जो कवि थे वो आते थे और अपना कंपाइलेशन, लिटरेचर का कंपाइलेशन करते थे। इस तरीके से 3 संगम हुए। अगर हम तीनों संगम में देखें तो पहला जो संगम था, प्रथम संगम जो हुआ था, उसको अटेंड किसने किया था, तो उसमें बताया जाता है कि उसको गॉड्स यानी कि भगवानों ने और महान जो संत थे या जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने उसको अटेंड किया था। और ये कहाँ पे हुआ था, थेन मदुरा। थेन मदुरा का मतलब जो ओल्ड मदुरा सिटी है, पुरानी मदुरा, वहाँ पे ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ये जो शहर है अब समुद्र के नीचे समा गया, जैसे द्वारका था उसी तरीके से। इसको प्रिसाइड किया था, क्योंकि हर संगम में कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। उसका इसके जो अध्यक्ष थे वो महान ऋषि अगस्त्य थे। अगस्त्य या इनको अगत्यार भी बोला जाता है, अगत्यार भी वहाँ पे कहा जाता है। और अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को फैलाया था। कहा जाता है कि जो अगस्त ऋषि थे, उन्होंने भगवान शिव की बहुत ज़्यादा उनकी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको बहुत सारी सिद्धियां प्रदान की। और उसके अलावा उन्हें ये बोला कि आप सदर्न इंडिया में जाओ और वहाँ जाके आर्य संस्कृति का प्रचार करो या वैदिक संस्कृति का प्रचार करो। और उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को भी वहाँ पे भेज दिया। और उन्हीं कार्तिकेय को वहाँ पे मुरुगन या आज सुब्रमण्यम के नाम से वहाँ पे उनको पूजा जाता है। तो अगर आप सदर्न इंडिया में देखेंगे तो भगवान शिव के जो परिवार है और भगवान विष्णु, उनकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे पूजा होती है सदर्न इंडिया में। बहुत सारे टेम्पल्स भी वहाँ पे बने हैं। बट यहाँ पे कौन शासक था उसके नाम के बारे में हमें नहीं पता चलता। और यहाँ से क्या किया था, कोई भी लिटरेचर, बहुत सारा लिटरेचर ऐसा माना जाता है कंपाइल किया गया, बट कुछ भी यहाँ से सर्वाइव नहीं किया। डिड नॉट सर्वाइव एनीथिंग। तो यहाँ से हमें कुछ भी जो लिटरेचर था वो सर्वाइव नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि जो एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान लाइक सुनामी आया था और उसमें पुरानी जो मदुरा सिटी थी वो डूब गई। तो जितना भी कंपाइलेशन हुआ था वो सारा का सारा डूब गया, क्योंकि जो संगम हुए थे उसमें एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो भी कंपाइलेशन हुआ था वो सारा का सारा नष्ट हो गया। कुल मिला के हम इस बात को समझते हैं। आगे हम देखें तो सेकेंड जो संगम हुआ था उसमें भी बहुत सारे जो पोइट्स आए थे वो आए। और इसमें अगर आप देखें तो ये जो संगम हुआ था ये भी पांड्यों की एक शहर कपाटपुरम में हुआ था। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में तो अगस्त इसके अध्यक्ष थे, परंतु बाद में अगस्त के बाद शायद इनकी मृत्यु हो गई होगी। तो उसके बाद एक दूसरे जो व्यक्ति थे जिनका नाम था तुलक्का पियर, तुलक्का पियर इसके अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तुलक्का पियर ने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तुलक्का पियर। तुलक्का पियम तमिल ग्रामर की सबसे पहली बुक है। अगर हमसे पूछा जाए अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर तो वो भी आपका तुलक्का पियम। एक्चुअल में जो तुलक्का पियम वैसे तो ग्रामर की बुक है, तमिल ग्रामर की बुक है, बट इसमें उस टाइम के जो संगम एज थे या संगम किंगडम थे उनको उनकी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम देखें जो तुलक्का पियम है उसमें वहाँ के जो समाज है, किस टाइप का समाज था, क्या कंडीशन थी, वो सब उसमें बताया गया। इकोनॉमी कैसी थी ये सब भी उसमें बताया गया। इम्पोर्टेंट बुक है, इसको हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो थर्ड संगम। इसमें भी बहुत सारे पोइट्स आए और ये आज की जो मदुरै सिटी है उसके वहाँ हुआ था। मदुरै सिटी जो कि वैगई नदी के तट पर स्थित है, वैगई रिवर, ऑन द बैंक ऑफ वैगई रिवर। तो वैगई रिवर के तट पे ये शहर स्थित है और फेमस शहर है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो एक महान संत थे या ऋषि थे, नक्कीरन, उन्होंने की थी। और
इसके इसमें हमें पता चलता है कि पांड्य किंगडम का नेम, पांड्य जो किंग था उसका नेम, जिसका नाम था मुदिता रमन। तो इसको जो प्रिसाइड किया था वो मुदिता रमन नामक किंग ने इस असेंबली को, जो थर्ड संगठन था, उसको पैट्रोनाइज किया था। अगर आप इसके लिटरेचर को देखें तो इसमें जो तमिल लिटरेचर का एक बहुत सारी बुक्स इसमें शामिल है। तो इसमें कौन कौन सी बुक्स थी, जिसमें कि अगर हम देखें, इतितोगुई पहली बुक, पात्तू पात्तू दूसरी बुक, तीसरा पथिनेन पथिनेन केलकलम, इसके बाद शिल्पादिकरम और मणिमेखले। जो शिल्पादिकरम और मणिमेखले हैं ये दोनों ग्रेट इपिक्स, इनको इपिक्स बोला जाता है, महाकाव्य बोला जाता है। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो रामायण और महाभारत की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको सदर्न इंडिया में शिल्पादिकरम और मणिमेखले की मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखें, ऐतित्तोगोई, पात्तू पात्तू, पथिनेन केलकलप्पू और शिल्पादिकरम और मणिमेखले, और इससे पहले जो लिखा गया था वो तोलक्कापियन। ये सारी की सारी जो बुक्स हैं ये तमिल संगम्स में कलेक्शन करें। अब देखिए, जो ऐतित्तोगोई है वो कोई एक बुक नहीं है, इसमें 8 बुक्स का ये मिक्सचर है। ऐसे ही पात्तू पात्तू जो है वो 10 बुक्स का मिक्सचर है। ऐसे ही जो पथिनेन केलकलप्पू है वो भी 18 बुक्स का कलेक्शन। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें पूरे तमिल लिटरेचर को या तमिल साहित्य को, तो उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तमिल साहित्य को, तमिल लिटरेचर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, तमिल साहित्य को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो नरेटिव टेक्स्ट, यानी कि नरेटिव का मत मीन्स इसको हम बोलते हैं आख्यात्मक, हिंदी में आख्यात्मक ग्रंथ इनको बोला जाता है। और डायडेक्टिक टेक्स्ट का मीन्स हो गया ये उपदेशात्मक होते, उपदेशात्मक ग्रंथ। और इनका जो नाम है वहां पे अगर हम देखें तो इनको बोला जाता है मेल कनक, मेल कनक को, और इनको बोला जाता है कील कनक, कील कनक इनको बोला जाता है। अब देखिए, जो मेल कनक्कू है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक में लव यानी कि प्रेम संबंधों के बारे में चर्चा होगी, और दूसरे में आपकी युद्ध यानी कि योद्धाओं की चर्चा, इन चीज़ों की चर्चा होगी। तो इनको इसके बिहाफ पे भी इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अहम, जहाँ पे प्रेम के बारे में कहानियाँ हैं उनको अहम बोला जाएगा, और जहाँ पे वेल्लोर या युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन है या कुछ और इंफॉर्मेशन है उसको पुरम बोला जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें, जो बुक्स आती हैं ऐतित्तोगोई और पाट्टू पाट्टू, टोटल मिला के ये 18 टेक्स्ट है। ये 18 की 18 टेक्स्ट आपका किसका पार्ट है, मेल कनक्कू का पार्ट है। और इसमें भी 2 चीज़ें हैं, अहम और पुरम, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अहम का मीन्स जो जहाँ पे प्रेम संबंध है, और वेल्लूर का मीन्स जहाँ पे युद्ध से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं, उन सब के बारे में उसको मेल कनक्कू के पार्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेल कनक्कू और कील कनक्कू। और जो कील कनक्कू है वो उपदेशात्मक, उपदेशात्मक का मतलब ये 3 चीज़ें जो है, पथिनेन केलकलप्पू, शिल्पादिकरम और मणिमेखले। इसमें क्या होगा, नीति, नीति शास्त्र या कुछ स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ नीति की बातें बताई गई होंगी, कहानियाँ के माध्यम से आपको कुछ संबंध, नैतिक नियमों के बारे में, मॉरल स्टोरीज के बारे में, मॉरल रूल्स के बारे में आपको बताया होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो तमिल लिटरेचर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि सारी की सारी जो बुक्स हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इतित्तोगोई। देखिए, इतित्तोगोई का मतलब है यहाँ पे कितनी बुक्स हैं आपकी, 8 टेक्स्ट। 8 टेक्स्ट आपके हैं, इसमें 8 ग्रंथ हैं। और इनका, इन बुक्स के जो नाम है वो अगर आप देखें तो थोड़ा सा टिपिकल नाम है। तो पहली जो बुक है उसका नाम है आइन गा रू नूरू, यानी कि आइंगना नूरू। उसके बाद नारी नहीं, नारी नहीं। इसके बाद अंगना रूरू, अंगना रूरू। इसके बाद पुन्ना नूरू, पुन्नान नूरू। इसके बाद कुरुंतोगोई, कुरुंतोगोई थोड़ा सा तमिल नेम है, टिपिकल है। फिर कलित्तोगोई, कलित्तु गोई, कलित्तोगोई। उसके बाद पदाई पादल, सॉरी परिपादल, परिपादल। और लास्ट है आपकी पदिनेन, पदिर, पदिरु पाट्टू।
पदिरू पार्ट 2। अब देखिए इसमें से अगर आपको सारे के सारे याद ना हो, बट एक बार कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा देख ले, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में आ जाए कि इसमें से कौन कौन से इत्तेतुगई के पार्ट हैं तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है वो पदिरू पार्ट 2 है, पदिरू पार्ट 2। और इस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चेर किंगडम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। चेर किंगडम के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इस बुक के बारे में मिलती है। और एक इसके चेर किंगडम के एक महान शासक हैं सेनुगुट्टम, उनके बारे में भी हमें इस बुक से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये 8 टेक्स्ट हैं जो इत्तेतुगई का पार्ट है और ये आपके मील-कनक्कू का पार्ट है। अब हम आगे जाके देखें तो नेक्स्ट जो है आपकी पत्तू पात्तू, इसमें 10 आइडल्स हैं। 10 आइडल्स का मतलब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी छोटी छोटी कहानियाँ या कविताएं टाइप्स हैं। और इसको अगर हम देखें तो इसमें देखिए जो 10 बुक हैं, 10 की 10 अगर आपको याद नहीं है, जैसे इसमें अगर हम देखें तो पहली बुक है थ्रीमुरु गरम पदाई, फिर पुरनम पुरम पदाई, फिर सिरुपरम पदाई, फिर पेरुमपुरम पदाई, फिर मुलई पत्तू, फिर मेदुना वर्राई, फिर मधुरी कांजी, फिर कुरुंजी पत्तू, फिर पतिनेन पलाई, उसके बाद मलाई पदा, मलाई पादू कदम। तो इस तरीके से ये बुक्स हैं। लेकिन अगर आपको सारी याद नहीं होती है तो ये जो 2 बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अगर आप देखेंगे मदुरई कांजी ये बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पांड्या किंगडम के बारे में जानकारी मिलती है, मदुरई कांजी। और अगर हम दूसरी बुक देखें जो आपकी पत्तिना पलाई है, इससे हमें चोलास के बारे में जानकारी मिलती है। पत्तिना पलाई, पत्तिना पत्तिना पलाई, इससे हमें चोलों के बारे में जानकारी। तो 3 बुक जो हमने देखी वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मदुरई कांजी जो कि पात्तू पात्तू का पार्ट है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे हमें पांड्या के बारे में जानकारी मिलती है। पत्तिना पलाई से चोला के बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक जो हमने पीछे देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था पदिरू पात्तू, ये हमें चेरा किंगडम के बारे में बताती है। तो अब हमने जो मेल कन्नुक्कू था उसके बारे में डिस्कस कर दिया। अब उसके बाद हम जाते हैं पथिनेन केल कन्नुक्कू, जो नेक्स्ट बुक है तमिल ग्रामर की, सॉरी तमिल लिटरेचर की जो तीसरी बुक है, उसका नाम है पथिनेन केल कन्नुक्कू। तो इसका मैं नाम हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसको का नाम है पथिनेन केल कन्नुक्कू। थोड़े से टिपिकल नाम है, बट 1-2 बार आप देखेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। इसमें टोटल मिला के 18 बुक्स हैं और उसमें से एक जो बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो पार्ट है ये आपका कील कनकू का पार्ट है और इसमें एथिक्स और मॉरल स्टोरीज के बारे में दिया हो, यानी कि नैतिक नियमों की जानकारी के बारे में दिया हो। इसमें एक सबसे जो फेमस बुक है उसका नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरुकुरल। और इसको इसको लिखा है तिरुवल्लूर ने, रिटन बाय तिरुवल्लूर। तिरुवल्लूर ये तमिल कवि हैं और बहुत फेमस है इनके बारे में, और इन्होंने इस बुक को लिखा है तिरुकुरल को। और ये जो बुक है ये पूरी की पूरी एथिक्स और मॉरल से रिलेटेड है। ऐसा एक क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम आगे देखें तो अब 2 तमिल एपिक्स हैं। जैसे मैंने बताया था कि बाकी सारी जो बुक्स हैं उसके बाद 2 तमिल एपिक्स हैं जिसको शिल्पादिकरम और मणिमेखले बोलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो रामायण और महाभारत को जितनी इंपॉर्टेंस मिलती है उतना ही तमिल किंगडम में ये जो 2 बुक है वो शिल्पादिकरम और मणिमेखले उनकी कहानी। अब देखिए जो शिल्पादिकरम है एक ट्रेजिक लव स्टोरी। ट्रेजिक लव स्टोरी का मतलब अगर हम देखें शिल्पादिकरम, इसका जो लिटरल मीनिंग है शिल्पादिकारम, इसका मतलब है स्टोरी ऑफ एनक्लेट, यानी कि पायल, पायल की कहानी। अब देखिए ये जो कहानी स्टार्ट होती है, इस कहानी को अगर आप देखोगे तो ये कहानी स्टार्ट होती है चोला किंगडम से। चोला किंगडम से ये कहानी स्टार्ट हो और फिर जाएगी चोला किंगडम से स्टार्ट होके फिर जाएगी पांड्या किंगडम में और लास्ट में एंड होगी चेरा किंगडम, ये कहानी। तो इससे हमें पूरे तीनों जो राज्य हैं संगम किंगडम है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखें जैसे शिल्पादिकरम में क्या कहानी है, तो ये जो कहानी है ये हस्बैंड वाइफ है, कन्नगी, ये कन्नगी है, ये एक प्योर लेडी है, एक पतिव्रता स्त्री है, और इसके हस्बैंड का नाम है, पतिव्रता स्त्री है, इसके हस्बैंड का नाम है कोवलन। कोवलन एक धनी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, काफ़ी पैसा है इसके पास। कोवलन एक धनी व्यापारी है, रिच मर्चेंट है और काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। कन्नगी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। लेकिन एक बार क्या होता है कि जो कोवलन था वो
राज दरबार में जाता है और एक राज नर्तकी से मिलता है जिसका नाम था माधवी। और नाज नाज राज नर्तकी जो माधवी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, और इसको जो कोवलन था इसको इससे प्यार हो जाता है। लेकिन जो माधवी थी वो कनिंग थी, वो उसके पैसे की तरफ आकर्षित हुई थी और दोनों फिर साथ रहने लगते। और इसी क्रम में क्या होगा कि जो कोवलन था अपनी जो वाइफ है, जो पतिव्रता वाइफ है उसकी, कन्नगी उसको इग्नोर करने लगता है। लेकिन क्योंकि कन्नगी पतिव्रता होती है तो वो किसी भी तरीके से सर्वाइव करती है और कभी उसको परेशान नहीं करती। लेकिन इसके प्यार में पड़ के जो कोवलन था वो धीरे धीरे अपने बिजनेस से उसका ध्यान हटता जाता है और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और जब बर्बाद हो जाता है तो माधवी भी उसको छोड़ के चली जाती है। जब वो उसको छोड़ के चली जाती है तो फिर उसे याद आता है कि अब मैं किसके पास जाऊँ, तो उसको अपनी पत्नी कन्नगी के बारे में कन्नगी की याद आती है और वो कन्नगी के पास जाता है। कन्नगी को सारी बातें बताता है, उससे माफ़ी मांगता है और कन्नगी उसको माफ़ कर देती है। और माफ़ करने के बाद वो बोलती कि अब हमें चोला किंगडम को छोड़ देना चाहिए, इस सिटी को छोड़ देना चाहिए, पुहार इस सिटी को छोड़ देना चाहिए, और अब हम किसी दूसरी सिटी में जाके बिजनेस करेंगे। और आप क्योंकि एक बिजनेसमैन हो तो आपने ये बिजनेस खड़ा भी किया था तो आप इसको आसानी से दोबारा भी खड़ा कर सकते। तो उन्होंने कहा कैपिटल कहाँ से आएगी, तो उन्होंने कहा मेरे पास 2 पायल है, महंगी पायल है, और ये जो पायल है ये ऐसी पायल है जो किसी के पास नहीं होती, बहुत रेयर है। और ये एक आपको पांडे राज्य की जो रानी है उसके पास मिलेगी, और एक मेरे पास है। और अगर मैं इसका एक भी पायल आपको दे दूं तो उससे इतना पैसा आ जाएगा कि आप दोबारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते। तो ऐसा ही हुआ, ये लोग नई सिटी मदुरई में चले गए क्योंकि मदुरई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी। और वहाँ पे जाने के बाद ये जो कोवलन था वो एक पाँव की जो पायल लेके चला गया सुनार के पास कि मैं इसको बेच के कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँगा जिससे मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, जो पांड्य राज्य की रानी थी उसकी भी पायल उसी पाँव की जो कन्नगी ने दी थी, सेम पाँव की पायल खो गई। और राजा ने पूरे दरबार में, पूरे राज्य में अनाउंस किया था कि जो भी उस चोर को पकड़ के मेरे पास लाएगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। और जैसे ही कोवलन उसको बेचने के लिए गया तो नॉर्मल सी बात थी, कोवलन क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी तो सबने उसको चोर समझा और सुनार ने वहाँ के सैनिकों को बुलाए और उसको दरबार में ले गए। उस समय जो पांड्य राजा थे जिनका नाम था आर्यपदाई कदांता नेडुचेलियन, इनका मैं नाम लिख देता हूँ, काफ़ी टफ नाम है, आर्यपदाई। आर्यपदाई इन्होंने टाइटल लिया था, एक्चुअल में इन्होंने आर्यन फोर्सेस को पराजित किया था, इस वजह से इनको आर्यपदाई कदांथा नेडुचेलियम बोला जाता है। आर्यपदाई कदांथा नेडुचेलियम। तो आर्यपदाई कदांथा नेडुचेलियन इन्होंने क्या करा कि बिना सोचे समझे उसको मान लिया कि ये आरोपी है और उसको मौत की सजा देती और उसको मार दिया। जब ये बात कन्नगी को पता चली तो उसे बहुत बड़ा गुस्सा आया, वो राजा के पास गई और इसी दौरान जो रानी की जो पायल थी वो मिल भी गई थी। और जब राजा को लगा कि हाँ मुझसे गलती हुई है और कन्नगी के क्रोध से उसने क्या किया, पूरे मदुरई राज्य और राजा को भी श्राप दिया। इससे राजा को शायद हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। और कहते हैं कि जो मदुरई सिटी था वो धू धू करके जल गया, पूरा नष्ट हो। इसके बाद जो कन्नगी थी वो कहाँ चलेगी, इसके बाद कन्नगी चेरा किंगडम में चलेगी। और चेरा किंगडम में जाके वो एक पहाड़ी पे चेरा राज्य में चलेगी और वहाँ जाके एक पहाड़ी में वो रहने लगी। और उसी तरीके से अपना उसने जीवन बिताया एक साध्वी की तरह, और फाइनली उसकी डेथ हुई। अब इसके बाद क्या था कि अगर हम देखें तो जब वहाँ पे उसकी डेथ हुई तो उसके बाद लगभग सेकेंड सेंचुरी के आसपास वहाँ पे किंगडम, एक राजा थे चेरा डायनेस्टी के जिनका नाम था चेरन सेनु, चाहिए लिखा हुआ है चेरन सेनुगट्टम। तो चेरन सेनुगट्टम को जब ये स्टोरी पता चली, ये इस चेर डायनेस्टी के बहुत प्रतापी शासक थे, इन्होंने चोला पांड्यास को भी हराया और कहा जाता है कि इन्होंने हिमालयन एक्सपीडिशन भी किया था, इनकी हिमालय का अभियान भी किया था और वहाँ के राज्यों को भी हराया था। और उसके बाद जब इनको ये कहानी पता चली तो उन्होंने कहा कि यार इतनी महान स्त्री, इसकी तो पूजा की जानी चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, पत्नी कल्ट की स्टार्टिंग की। पत्नी कल्ट का मतलब पत्नी पूजा की इन्होंने आरंभ किया और इन्होंने वहाँ पे पत्नी पूजा की प्रथा को स्टार्ट किया। और कन्नगी की तरह हर महिला को बनना चाहिए, ये ऐसा था जैसे हम नॉर्थ इंडिया में कि आपको सीता की तरह होना चाहिए, इस तरीके से बोलते हैं, ऐसे ही वहाँ पे कन्नगी की तरह। तो इन्होंने कन्नगी के मंदिर बनाए और ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने हिमालय एक्सपेडिशन किया था वहाँ से ये कुछ पत्थर उठा के लाए थे, उन्हीं पत्थरों से इन्होंने जो कन्नगी की मूर्तियां बनाई और आज भी वहाँ पे उसकी पूजा की जाती है। तो इसकी पत्नी कल्ट की इन्होंने स्टार्टिंग की और इस पत्नी कल्ट की जब इन्होंने स्टार्टिंग की तो बहुत राजाओं ने भाग लिया था। उसी में एक जो श्रीलंका के शासक थे, श्रीलंकन रूलर, श्रीलंका के शासक, उनका नाम था गजबाहु टू। उन्होंने भी इस जब इन्होंने ये पत्नी कल्ट को स्टार्ट किया था
उस दौरान इन्होंने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। इस तरीके से ये जो पहली कहानी थी ये खत्म हुई, लेकिन इससे प्रभावित होकर जो चेरन सेनुगट्टम थे, चेरन सेनुगट्टम के जो भाई थे, ये इनके छोटे भाई थे, छोटे भाई, यंगर ब्रदर, जिनका नाम था इलिंगो आदिगल, इलिंगो आदिगल। इन्होंने क्या करा, ये इस बुक की रचना करी, इस ग्रंथ की रचना करी जिसको शिल्पादिगम बोलते। और ये लास्ट में जो थी अपनी कन्नगी, वो एक भिक्षुणी का जीवन उसने दिया, बौद्ध भिक्षुणी बन के वो अपना उसने अपना जो उसी पहाड़ी में जहाँ पे वो गई थी चेर साम्राज्य की, वहीं पे उसने अपना अंतिम सांस ली। और आज भी वहाँ पे उसका टेम्पल सिचुएटेड है और आज भी वहाँ पे उसकी बहुत बड़ा महत्व है और काफ़ी लोग उसके दर्शन के लिए जाते हैं। इस तरीके से ये शिल्पादिक्रम की स्टोरी। इसके बाद की जो दूसरी स्टोरी है मणिमेखले। एक्चुअल में जो मणिमेखले है वो कौन है, इसकी जो रचना की थी वो सितलई सतनार ने की थी। सितलई सतनार, राइटर का नाम ध्यान में रखना, अक्सर कई बार पूछ लेते हैं। सितलई सतनार जो कि एक ग्रेन मर्चेंट थे, उन्होंने रचना की थी। और मणिमेखले कौन है, वो कोई और नहीं है, वो इनकी बेटी है कोवलन, कोवलन प्लस माधवी, क्योंकि ये उसी का आगे एक एंटी लव स्टोरी है। माधवी इनकी बेटी है, इनकी पुत्री है, डॉटर है, और ये भी अपनी माँ की तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और इसको जो चोल राजकुमार थे, चोल राजकुमार उदय कुमार, वो इसको पसंद करने लगते हैं और इससे विवाह करना चाहते हैं, मणिमेखले से विवाह करना चाहते हैं। परंतु जो मणिमेखले है उसका जो ध्यान था वो एक मतलब वो इस दुनिया में या इस समाज में वो नहीं रहना चाहती थी, वो एक भिक्षुणी का जीवन व्यतीत करना चाहती थी। और उसने उदय कुमार को बताया भी कि वो एक भिक्षुणी का जीवन जीना चाहती है। और फाइनली उसको जब अपनी माँ की और कोवलन की भी कहानी का पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने हमेशा के लिए संन्यास ले लिया और वो अपना एक भिक्षुणी बन के उसने अपना जीवन यापन किया। और कहा जाता है कि उसने जो कन्नगी के जिस प्लेस पे कन्नगी थी वहाँ पे उसने विजिट किया और इस तरीके से उसने अपना जो जीवन था एक ऐसा भिक्षुणी जिया और वो सांसारिक बंधनों में नहीं। तो ये जो दो बुक्स हैं जो आपकी शिल्पादिक्रम और मणिमेखले, ये एक तमिल महाकाव्य, तमिल एपिक है। और रामायण महाभारत जैसे उत्तर भारत में उसी तरीके से इनको भी वहाँ पे हर व्यक्ति या हर बच्चे के बारे को के मुँह में ये सब चीज़ें होती। इस तरीके से ये हमने देखा पूरा का पूरा संगम लिटरेचर। तो आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम जो संगम किंगडम्स हैं, चोल, चेर, पांड, उनकी पॉलिटी, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।